गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मामानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 26 मार्च 2021 है, दिन है फ्राइडे। नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। अगर कोई चीज़ की शुरुआत करनी है तो आज ही स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। डोंट वेट फॉर द राइट डे, वो दिन कभी नहीं आएगा। आज हमारे टेबल के ऊपर 3 टॉपिक्स हैं। एक वैक्सीनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इंडिया बांग्लादेश और एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। डेमो वीडियोस देखने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से भी मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अगर कोई क्वेश्चन है देन यू कैन राइट इट डाउन। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो नेशनल डे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। सेकंड वन इज कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया रियाद। और थर्ड जो है वो श्रीलंका ने जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है दैट इज विद चाइना। कारमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट जो है वो किस देश के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कितने प्रतिशत, इट रिमाइंड्स मी ऑफ 10 का दम, कितने प्रतिशत भारतीय, समथिंग लाइक दैट, इजंट इट? ओके। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर कंटामिनेशन की बात करें तो हमारे देश में कितने प्रतिशत का ये ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो चुका है। और ये आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाटर वाला, क्योंकि वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन डिटेल यस्टरडे। और 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी दिए गए, तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये हो गए आपके प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, एंड दिस वन इज अबाउट वैक्सीनेशन। इसका नाम है फास्टर सूनर। आज से 3 हफ्ते पहले, 3 वीक्स एगो, भारत ने सेकंड फेज की शुरुआत की। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसका सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया गया था। सेकंड फेज में सरकार ने स्टार्टिंग के टाइम पर यह रखा था कि जिनकी एज 60 या फिर उससे ज़्यादा हैं, या फिर अगर आपकी एज 45 या फिर उससे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन यह है कि अगर आपको कोमोर्बिडिटीज़ हैं, कोमोर्बिडिटीज़ यानी कि ऐसी कोई बीमारी जो जानलेवा है, या फिर अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की अगर कोई डिजीज़ हैं तो फिर आपको वैक्सीनेशन मिल सकती है। यू कैन एनरोल योरसेल्फ और आपको फिर वैक्सीनेट किया जाएगा। कोमोर्बिडिटीज़ के बारे में एक बात बताऊं तो नॉर्मल जो ऐसा ये कोमोर्बिडिटी वाला जो एक राउंड था या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो इट वाज वेरी टफ। इट वाज नॉट दैट इजी। आप कहें कि मुझे डायबिटीज़ है और दे दीजिए, इट वाज नॉट दैट इजी, राइट। कुछ ऐसी स्पेसिफिक बीमारियों का लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने इश्यू किया था कि अगर वो बीमारियों से आप पीड़ित हैं तो ही आपको कोमोर्बिडिटीज़ हैं ऐसा माना जाएगा। एनीवे, ये सारी चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं बिकॉज सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि अब 45 ईयर्स से ज़्यादा की, 45 या फिर उससे ज़्यादा की एज हैं तो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मीन्स आपको अब आवश्यक नहीं है कि आपको कोमोर्बिडिटीज़ हों। 45 या फिर उससे ज़्यादा की एज वाले लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट करने की शुरुआत सरकार ने कर दी है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। कल हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में 50,000 से भी ज़्यादा केसेस अब रजिस्टर होने लगे हैं। एवरी सिंगल डे 50,000 केसेस कोविड-19 के हमारे देश में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि सेकंड वेव जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर भारत जो है ये यूनाइटेड किंगडम का मॉडल फॉलो कर रहा है एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न्ड, के एज के हिसाब से वैक्सीनेट किया जाए, कोमोर्बिडिटीज़ के हिसाब से नहीं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर फॉलो की है एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग जो हैं वो, बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कोमोर्बिडिटीज़ के बारे में बताया कि ओनली सीवियर कोमोर्बिडिटीज़ मेक यू एलिजिबल फॉर इट। ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ पर करनी है वो ये है कि अब लोगों की जो विलिंगनेस है
जो इंक्रीज हुई है उसको सप्लाई के साथ मैच करना है। एक टाइम ऐसा था कि सप्लाई, लेट मी ड्रॉ इट अप फॉर यू गाइस हियर, तो ये है एस फॉर सप्लाई, दिस इज डी फॉर डिमांड। तो सप्लाई जो है वैक्सीनेशन की क्वांटिटी हमारे पास थी या फिर है भी, लेकिन डिमांड जो है वो काफ़ी कम थी। लोग जो हैं वो इस वैक्सीनेशन का इतना भरोसा नहीं करते थे, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन अब कोविड-19 के केसेस जैसे सर्ज होने लगे हैं, इंक्रीज़ होने लगे हैं, डिमांड जो है वैक्सीनेशन की वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच ना हो, वी हैव टू मेक श्योर, ये जो लोगों की विलिंगनेस है वैक्सीनेशन के लिए, तो अब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग भी अगर अब आगे बढ़कर आ रहे हैं तो सरकार और जो गवर्नमेंट है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आगे बढ़कर लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए। इसी के साथ कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड के 2 डोजेस के बीच में जो वक्त था, कुछ 28 डेज़ का वक्त था, राइट, अब इसको इंक्रीज़ करके 6 से 8 हफ्ते किया गया है। तो जब गैप बढ़ाया जाएगा दैट मीन्स यू कैन वैक्सीनेट मोर पीपल, तो इससे शॉर्टेज जो है उसको हम फाइट कर पाएंगे, शॉर्टेज जैसी सिचुएशन नहीं होगी। इंडिया हैज़ द वेविटल टू एक्सेलरेट द डेली वैक्सीनेशन रेट। भारत की ये कैपेसिटी है, बिल्कुल डेफिनेटली हमारी ये कैपेसिटी है कि हम हर रोज़ करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। दिस इज़ आवर कैपेसिटी। और पॉलिटिकल विल जो है वो एक मिसिंग चीज़ नज़र आ रही है। इतनी ज़्यादा मीन्स बहुत सारे लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, गवर्नमेंट सर्विसेज में जिन्होंने काम किया है, जो रिटायर्ड लोग हैं, ऐसे कुछ लोगों को भी मैं जानता हूं जो कहते हैं कि हमें इस वैक्सीनेशन के ऊपर भरोसा नहीं है। तो आई डोंट ब्लेम दोज पीपल, आई ब्लेम द गवर्नमेंट, आई ब्लेम द सिस्टम। जो भी मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनका ये काम है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें, तो दे हैव टू बिकम चेंज एजेंट, राइट। कोरोना वॉरियर्स जो हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्प्रेडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें और कोरोना वॉरियर्स की आवश्यकता है। सरकार को ये जो एक लोग जो रेजिस्ट कर रहे हैं उसको अगर ओवरकम करना है, उनको सही ट्रैक पर ले जाना है, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा। उसके लिए भी कोरोना वॉरियर्स की आवश्यकता होगी। जब डॉक्टर्स कहेंगे, जब पुलिस पर्सोनल, जो समाज में जो समारिटन्स है, समारिटन्स यानी कि अच्छे लोग, भले लोग, राइट, कोई ऐसे लीडर्स भी होते हैं जिनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है उनके एरिया में या फिर किसी जगह पर, कई फिल्म स्टार्स, कई स्पोर्ट्स स्टार्स की ऐसी रेपुटेशंस होती है। तो इन सबको ब्रांड एम्बेसडर बनाना होगा और लोगों को कन्विंस करना होगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग हियर। इसकी कोई डिस्कशन या फिर बातचीत नहीं हो रही है। फिर बेग पार्डन माइक्रो प्लानिंग, जो ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जो बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो मिसिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर वी कैन नॉट डिफीट कोविड-19, सिंपल इज़ दैट। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क है। मेरे पास बांग्लादेश के लगभग 6-7 जितने मैप्स हैं मेरे कंप्यूटर में। आई हैव 6-7 मैप्स ऑफ बांग्लादेश। फिजिकल मैप हैं, पॉलिटिकल मैप हैं, फिर साउथ एशिया का जो मैप है उसमें बांग्लादेश है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग मैप्स हैं जिसमें आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टडी द मैप। मैं चाहता हूं कि आप खुद बांग्लादेश के मैप को स्टडी करें, राइट। स्पेंड और नॉट स्पेंड, इन्वेस्ट मिनिमम 10 मिनट्स आफ्टर बांग्लादेश। अलग अलग एंगल से देखें। आई शो यू हाउ यू स्टडी ए मैप। आप बांग्लादेश का मैप, आप अपनी एटलास अगर आपके पास हैं, एक बुक है जिसमें मैप बुक है, तो वो ओपन करें या फिर ऑनलाइन देख लीजिए। अगर पॉसिबल है तो कंप्यूटर में देखिएगा, बड़ी स्क्रीन में देखने का मज़ा अलग है। अगर नहीं है आपके पास बड़ी स्क्रीन देन ओके, इट्स फाइन, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं या फिर टैबलेट में। तो जो भी रिसोर्स हैं उसका सही इस्तेमाल करें। सबसे पहले पॉलिटिकल मैप को देखिए।
पॉलिटिकल मैप में आप बांग्लादेश के कैपिटल को लोकेट कीजिए, फिर बड़े जो दूसरे शहर हैं उनको देखिए, फिर कितने देशों के साथ फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल यानी कि जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है बांग्लादेश, वो देखिए। फिर पानी के माध्यम से कौन से देश जो हैं बांग्लादेश के सबसे नज़दीक हैं वो देखिए, राइट। फिर पानी की जब बात आई है तो कौन कौन सी नदियां हैं, बड़ी नदियों की बात कर रहा हूँ। फिर कोई समंदर अगर है तो उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें लोकेट करें। फिर ये देखिए कि बांग्लादेश में बड़े कोई पहाड़ हैं या नहीं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल मैप, राइट। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप जो है उसमें आपको सिटीज़ और ये सारी चीज़ें, फिजिकल मैप जो होता है उसमें प्राकृतिक मैप जो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें, पहाड़े, नदियाँ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाए उसके बाद देखिए कि एशिया में बांग्लादेश कहाँ पर हैं। ऑफ कोर्स आपको पता होगा दक्षिण एशिया का एक देश है, और ये भी देखिए कि दक्षिण एशिया का देश है, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, ऐसे कोई देश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है या नहीं बांग्लादेश। तो ये अलग अलग एंगल से इसको देखिए। इट विल टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, लेकिन एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए। भारत और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप के बारे में क्या बताएं, राइट। इट्स बिन व्हाट नियरली 50 ईयर्स, 50 सालों से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र हैं। ये जो आज मित्रता हमें नज़र आ रही है वो उतनी इजी या फिर उतनी स्मूथ नहीं थी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो इस रिलेशनशिप ने देखे हैं। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की बात करें, जिसको कहते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इसमें भारत के 3,900 जितने सैनिकों ने अपनी जो जान है उसका बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ जितने बांग्लादेश के जो रेफ्यूजी हैं उनको भारत ने शरण दी थी, शेल्टर दिया था। तो बांग्लादेश के जन्म की बात करें तो उस टाइम पर भी भारत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जन्म के बाद भी जो भी इश्यूज़ थे बांग्लादेश के, इसमें भी भारत ने बांग्लादेश की काफ़ी मदद की। और ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो जो भारत ने जो मदद की थी, भारत जो टफ टाइम पर बांग्लादेश के साथ खड़ा था, तो इस चीज़ को बांग्लादेश जो है वो भूला नहीं है। मीन्स अपने दिल के करीब, बहुत ही नज़दीक। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स, मैं शायर तो नहीं, लेकिन बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के लोगों के दिलों में भी भारत के प्रति एक रिस्पेक्ट है, एक एड्यूलेशन है, एक प्यार मोहब्बत है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो काफ़ी रहे। अलग अलग रेजीम्स, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग बांग्लादेश के या तो प्राइम मिनिस्टर थे या फिर मिलिट्री शासन था, तो उस टाइम पर रिलेशनशिप्स अप एंड डाउन रहे। लेकिन पिछले 10 सालों की बात करें, उससे भी थोड़ा ज़्यादा वक्त हो चुका है, बट फॉर श्योर 10 ईयर्स, राइट। पिछले 10-11 सालों की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, शेख हसीना, तो शेख हसीना मैडम जो हैं, उनके टेन्योर में दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। एक नए जोन में हमने एंटर किया है। पहले क्या था कि दोनों देशों के बीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो थी हिस्टोरिकल चीज़ें और कल्चरल ट्राइज। कि एक समय पर तो ये एक ही देश था, राइट, भारत ही था, उसका ही फिर पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो फिर बांग्लादेश बना। तो ये सारी चीज़ें, कल्चरल टाइज, जो एक बंगाली कल्चर हैं, ये सारी चीज़ें जो कॉमन थी, यही सारी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो नए नए जोन्स में एंटर कर चुका है। व्यापार की बात करें तो काफ़ी सही दिशा में सारी चीज़ें जा रही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भी काफ़ी सही दिशा में चीज़ें जा रही है। विल गिव यू सम एग्जांपल एज वेल। एनर्जी और डिफेंस के क्षेत्र में भी रिलेशनशिप ने एक नई ऊंचाई जो है उसको छुआ है। एक आउटस्टैंडिंग चीज़ जो दोनों देशों ने मिलकर की, दैट वाज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इन 2015।
दोनों देशों ने अपनी जो लैंड बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ इश्यू था वो हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया ये एग्रीमेंट साइन करके। और ऑप्शंस दिए गए थे, जो लोकल लोग थे तो उनको पूछा गया कि भाई आपको बांग्लादेश की सिटीजनशिप चाहिए या फिर इंडिया की। किसी ने कहा इंडिया की तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी गई, किसी ने कहा बांग्लादेश की तो उनको बांग्लादेश की सिटीजनशिप दी गई। और इस प्रकार से बहुत ही प्यार मोहब्बत से हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी जो चीज़, शेख हसीना मैडम के टेन्योर में उनकी सरकार जो है, उन्होंने एंटी इंडिया इंसर्जेंसी जो थी, जो भारत के खिलाफ जो बॉर्डर एरिया में सारी साजिशें चलती थी, तो उनको उखाड़ कर फेंक दिया और बहुत सारे ऐसे आतंकवादियों को भारत के हवाले कर दिया। तो इससे दोनों देशों का कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। आज भारत का दक्षिण एशिया रीजन में सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेडिंग पार्टनर है तो दैट इज़ बांग्लादेश। हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में? 9.21 बिलियन डॉलर की आइटम्स, और वहाँ से हम 1.04 बिलियन की आइटम्स ख़रीदते हैं। बांग्लादेश जो हैं उनको आज कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, दैट इज़ ड्यूटी फ्री एक्सेस और नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये ड्यूटी फ्री एक्सेस वाला प्रॉब्लम जो है वो भारत ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर किया है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भारत, अगर बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स हैं तो उनके ऊपर भारत जो है वो ड्यूटी नहीं लगाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके बाहर हैं। दूसरी चीज़, भारत ने कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जिसकी वजह से बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स यहाँ पर इतना इजीली बेच नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी भारत को थोड़ा बहुत कंसेशन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली जो ट्रेड है, अब देखिए ये आंकड़ा, हम इतनी चीज़ें उनको बेचते हैं और इतनी चीज़ें खरीदते हैं, तो ये ट्रेड जो है वो डेफिनेटली एक बैलेंस्ड होना चाहिए। इसको लेकर भारत को थोड़े बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो भारत ने 8 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करने का वादा किया, और ये सारे पैसे रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। बट डोंट वो आंकड़ों को देखकर बहक मत जाइएगा। इसमें से बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट ही प्रैक्टिकली दी गई है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से कई बार हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और बांग्लादेश के साथ इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू, ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से जो वादा किया है उतने पैसे जो हैं वो अभी भी रिलीज़ नहीं किए गए हैं। तो ये दोनों का फॉल्ट है, दोनों देशों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। टूरिस्ट्स की बात करें, यू विल बी सरप्राइज टू नो हमारे देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर किसी देश से आते हैं तो दैट इज़ बांग्लादेश। यूरोप के जो टूरिस्ट्स हैं उनको सारे के सारे टूरिस्ट को मिला लें तो भी बांग्लादेश के टूरिस्ट सबसे ज़्यादा हैं। हमारे देश में 5 जो टूरिस्ट होते हैं उसमें से 1 टूरिस्ट बांग्लादेश का होता है। तो कितनी वेल्थ वो यहाँ पर जनरेट करते हैं, वेल्थ लेकर आते हैं, यहाँ पर होटल्स में रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे वो जो पैसे खर्च करते हैं तो इससे यहाँ पर जॉब्स जनरेट होती हैं। मेडिकल टूरिज़्म भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो भारत में आकर मेडिकल सर्जरीज कराते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसमें भी बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर मोर देन 35% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स एंड कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ इंडियाज रेवेन्यू फॉर मेडिकल टूरिज्म। 35% जितने जो टोटल मेडिकल टूरिस्ट जो हैं उसमें से 35% जितने टूरिस्ट जो हैं वो बांग्लादेश के हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। डायरेक्ट बस सर्विस भी हैं कोलकाता से अगरतला, ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप चिकन स्नैक नाम का जो एरिया है उसका इस्तेमाल करें तो आपको 1600 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ये ट्रैवल जो है ये सिर्फ 500 किलोमीटर में हो जाता है, क्योंकि कोलकाता से वाया बांग्लादेश ये अगरतला बस आपको पहुंचाती है। 3 पैसेंजर और फ्रेट रेलवे सर्विसेज भी हैं। फिर हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलकर एक मैत्री सेतु को इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किया, जो सबरूम जो भारत में है और रामगढ़ जो बांग्लादेश में इसको कनेक्ट करता है। आसाम, मेघालय और त्रिपुरा ये लैंड लॉक्ड राज्य है भारत के, इनको वाटर का रूट जो है ये चित्तोग्राम यानी कि चित्तगोंग और मोंगला पोर्ट से सामान यहाँ पर भेजा और
इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर, राइट। कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स जो दोनों देशों को सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट इज़ टीस्टा वाटर। फिर जो बॉर्डर के ऊपर आज भी किलिंग्स होती है, हमारी फोर्सेस जो हैं वहाँ के कुछ लोगों को मार देती हैं, तो दिस इज़ अ बिग इश्यू। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की वजह से इश्यूज हो सकते हैं। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, हर्डल। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और कंसोलिडेशन की आवश्यकता होगी। आज का लास्ट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश है उसको रिजर्वेशन में रखा है, रिजर्व रखा है अपना ऑर्डर इज अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। अब पिछले कई सालों से, जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई है, तब से ये एक बहुत ही डोमिनेंट यानी कि प्री डोमिनेंट यानी कि व्हाट इज द राइट हिंदी वर्ड फॉर इट, आई डोंट नो द राइट वर्ड, अभी याद नहीं आ रहा है, बट आई वुड टेल यू कि अगर अलग अलग सोर्सेज देखें, किसी ने चेक से पैसे दिए, किसी ने कैश दिया, किसी ने कुछ और चीज़ की, तो ये सारे अलग अलग सोर्सेज में से सबसे नंबर 1 अगर कोई सोर्स रहा है पॉलिटिकल फंडिंग का, तो दैट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया जा रहा था, उस टाइम पर अरुण जेटली साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने उस टाइम पर कहा था कि इससे पारदर्शिता आएगी, इससे क्लैरिटी आएगी, इससे ब्लैक मनी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो गया है? द आंसर इज नो। इनफैक्ट ब्लैक मनी जो है, इसको एक प्रकार से वाइट करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट। शेल कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। शेल कंपनीज यानी कि फेक कंपनीज जो हैं वो भी, या फिर फॉरेन फंड जो हैं वो भी, अब पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा को फॉरेन से भी फंड आ सकता है, फॉरेन की कॉरपोरेट्स भी दे सकते हैं। तो भारत के आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने सारे पैसे हैं, तो व्हाट दे डू इज़ अपनी ब्लैक मनी जो है उसको फिर वो ऐसे शेल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। शेल कंपनीज जो हैं वो फिर डोनेशन करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मेरे पास अगर करोड़ों रुपए हैं तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे इतने पैसे क्यों दूँ? वाई? द थिंग इज़, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है, लेकिन पॉलिटिक्स मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मेरे पास एक ऐसा रिसोर्स है दैट इज़ मनी, तो मैं पैसे देता हूँ, और इतिहास गवाह है कि पैसे देने की वजह से आप जो पॉलिसीज़ चाहते हैं वो पॉलिसीज़ आ गएगी, राइट। आप जिस प्रकार के लोग चाहते हैं वो उस प्रकार के लोग आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि कलेक्टर्स और एसपीज़ और कमिश्नर्स की भी ट्रांसफ़र्स जो हैं वो बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो करवा देते हैं। कई ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरे जो मामलतदार एक्सेट्रा जो भी ये पोस्ट वाले लोग हैं, उनको अपॉइंट करना जो है, उसमें ये जो लोकल लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को, फिर वो पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनको कहेंगे कि भाई ये जो नए साहब आए हैं ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसमें बिजनेस कैसे चलेगा। तो फिर पॉलिटिशियंस जो हैं उनका ट्रांसफ़र करके किसी और जगह पर लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर ये लोग आते हैं और फिर ये पैसे कमाते हैं, और ये पैसे जो हैं उसका एक चढ़ावा, आप समझे एक शेयर जो हैं वो देते हैं पॉलिटिशियंस को। फिर पॉलिटिशियंस उन पैसों के माध्यम से इलेक्शंस जीतते हैं। तो इस हिसाब से पूरा एक नेक्सस, एक पूरी एक एक सिस्टम क्रिएट की जाती है, एक पूरा ऐसा पिरामिड क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स होते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और यहाँ पर पैसे यानी कि बिजनेसमैन हैं। तो ये एक चीज़ जो है इसको और ज़्यादा बूस्टअप मिला है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड। अब भारत की ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नो जो है, इसको इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इट इज़ वेरी, राइट टू नो इज़ एसोसिएटेड विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि हमें पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को हम वोट कर रहे हैं, तो उसकी वेल्थ क्या है, उसके साथ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लाने की कोशिश की जाती है, तब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो झगड़ा कर रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर कहती हैं कि वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन।
तो ये सारी मिली भगत है। और अब क्या बताएं, राइट, इलेक्शंस जो हैं इट्स अबाउट बैटल ऑफ आइडियाज़। मैं तो कहता हूँ कि ये जो सभाएं भरना, यहाँ से वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर आते जाते रहते, ये सारी चीज़ें बंद कराकर ऑनलाइन कैंपेन्स ही करवा दीजिए, राइट। फिजिकल कैंपेन्स की ही क्यों ज़रूरत है? इतना पेट्रोल, इतना फ्यूल यूज़ करते हैं, इतना खर्च होता है, कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वी डोंट नीड दिस थिंग। अब ऑनलाइन करवाइए, और इट शुड बी बैटल ऑफ आइडियाज़, नॉट बैटल ऑफ रिसोर्सेस। जिस पार्टी के पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना कि वो इलेक्शन को जीतेंगे, क्योंकि उनका मार्केटिंग का कैंपेन ही एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल पर होगा। दूसरी चीज़, सारे के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीद सकते हैं। दैट इज़ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हैं वो गवर्नमेंट की बैंक है, तो सरकार जब चाहे तब सरकार को पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने कितने पैसे किस पार्टी को दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। तो कई बार ये भी होता है कि इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन जो है, मीन्स मैं दे रहा हूँ, मैं आई विल नॉट खुलेआम, या फिर मैं किसी अपने जो लोकल दोस्त हैं पॉलिटिशियन, उनको फ़ोन करके कह दूंगा कि देखिए मैं 1 करोड़ रुपए जो हैं आई एम गिविंग इट टू योर पार्टी, ठीक है। फिर आप कंफर्मेशन के लिए ये डेटा में बताएंगे, एक लिस्ट तैयार होगा, और फिर ऊपर से वो चेक हो जाएगा कि हाँ इन्होंने दिए हैं, इन्होंने नहीं दिए हैं। इस हिसाब से उनको अच्छी बुक्स में, बैड बुक्स में रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दिस आर रियलिटीज़ इन विच वी आर लिविंग। तो यहाँ पर जो एक पेटिशन है जिसने 2018 में भी मीन्स एक चैलेंज किया था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो हैं उसको बंद किया जाए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। इसके बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जब से ये स्कीम आई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, तब से बहुत सारे इश्यूज़ इसके स्टार्टिंग से ही थे। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो PLI टारगेट जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो सैमसंग अकेली ऐसी कंपनी है, जब हम ये कंपोनेंट्स की बात करें, हैंडसेट्स यानी कि मोबाइल फ़ोन्स, और जो कंपोनेंट्स की बात करें तो अकेली ऐसी कंपनी है जिसने अपना टारगेट जो है वो अचीव किया है। PLI स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या है? एक तो चाइना से जो कंपनीज जो चाइना में हैं, तो उन कंपनीज़ को यहाँ पर अट्रैक्ट करना। इनसे क्या होगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, और हमारी जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करें। तो ये 3 इम्पोर्टेंट इसके पिलर्स हैं, लक्ष्य हैं, मेन एम्स हैं। इंसेंटिव्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन टारगेट्स को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इसमें रोल ओवर नहीं हो सकता। रोल ओवर की रिक्वेस्ट की है, अब देखते हैं सरकार क्या कहती है। रोल ओवर यानी कि इस साल हम अचीव नहीं कर पाए, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दीजिए, कुछ और महीने दे दीजिए, समथिंग लाइक दैट। Bulls retreat after beg your pardon, bulls retreat further as COVID cases goes up. COVID cases बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है। निफ्टी भी ड्रॉप हुई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में एक गिरावट हमें देखने को मिली। और जैसे मैंने आपको बताया कि डेली केसेस जो हैं वो 50,000 से भी ज़्यादा अब आने लगे हैं। बी वेरी केयरफुल गाइज, डोंट टेक दिस COVID-19 लाइटली। फिर एयर इंडिया को बेचने की कोशिश सरकार एक लंबे टाइम से कर रही है। अब खबर ये आ रही है कि अजय सिंह जो स्पाइस जेट के प्रमोटर हैं, और रास अल कहमा इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और अंकुर भाटिया जो दिल्ली बेस्ड बर्ड ग्रुप हैं उनके प्रमोटर हैं, तो मिलकर वो एयर इंडिया की बिड करेंगे। और उन्होंने सिंह लेड जो कंसोर्टियम है, तो उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी दिया था। टाटा ग्रुप भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, और COVID-19 की वजह से ये प्रोसेस थोड़ी डिले हो गई थी। सरकार ने 2018 में भी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन इट। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। पेट्रोल प्राइसेस और डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी कट हुई है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पर कोविड के केसेस आने लगे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे यूरोप और कुछ देशों में लोकल लॉकडाउन्स, तो ये सारे लॉकडाउन्स और एक्सेट्रा की वजह से पेट्रोल और फ्यूल की डिमांड जो है वो ड्रॉप हुई है। सप्लाई कंटिन्यूज़ है, तो इसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हुई है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। यहाँ पर देख लीजिए, ये इतने लोगों को हमने कोविड वैक्सीनेट किया है, और कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, तो PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो नाउ। टुमारो इज सैटरडे, इजंट इट? यस, आई विल सी यू टुमारो, एंड that's it for today. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.